साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 4 यानी कि भूगोल या फिर जिसे हम ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं जो भी ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, यानी कि जो भी अभी परीक्षाएं हुई हैं विगत कुछ दिनों में, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, एनटीपीसी आरआरबी हो गया और छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया। तो जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और क्या लेवल चल रहा है प्रश्नों का, तो उसी लेवल को बेस बना करके हम आपके लिए प्रश्नों को लेकर के आए हैं। थोड़ा इन प्रश्नों का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, तो ऐसा ना हो कि आप बीच में वीडियो को छोड़ करके चले जाएं। वीडियो को अंत तक बहुत जरूर देखना है आपको, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपको, बहुत अच्छा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो पीएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे व्यापम का हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, कोई भी आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, हर एक परीक्षा में भूगोल या फिर जिसे ज्योग्राफी कहते हैं इसके प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का आगाज करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, और आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने हैं। जितना भी प्रश्न आपका सही होता है उसके लिए आपको 1 नंबर देना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता? अभी तक आपसे त्रिपुरा पूछा जाता था, ठीक है, और इधर अपना पाकिस्तान पूछ लिया जाता था, लेकिन अब जो प्रश्न आया हुआ अभी पीएससी में वो आपसे पूछा है कि म्यांमार के साथ में कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर असम? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है डी, यानी कि जो असम राज्य है वो म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता। म्यांमार को पुराने समय में बर्मा भी कहते थे, ठीक है। चलिए आपको कुछ जानकारी दे देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो भारत म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। इस सीमा को साझा करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम शामिल है। तो ये इतने राज्य हैं जो वही म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। बाकी जो असम राज्य है आपका वो म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता, ठीक है। तो याद रखिएगा म्यांमार के साथ में कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। यही प्रमुख जो राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न रहा है। अभी जो परीक्षा में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कि खारदुंगला पर्वत दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि खारदुंगला पर्वत दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है। देखिए, तो खारदुंगला पर्वत राज्य जो पर्वत दर्रा है वो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन यही हो सकता है कि सर लद्दाख तो अलग बना दिया गया है, फिर ये जम्मू कश्मीर क्यों दिए हुए हैं? तो आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में लद्दाख दिया रहता है और जम्मू कश्मीर भी दिया रहता है तो आपको लद्दाख पर ही टिक करना है, लेकिन ऊपर ऑप्शन में कहीं पर भी लद्दाख नहीं दिया था, इस वजह से हमने जम्मू कश्मीर को ही आंसर माना और आरआरबी एनटीपीसी में भी जम्मू कश्मीर को ही आंसर माना गया है, ठीक। तो याद रखिएगा जो खारदुंगला दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है, जो कि जब ये प्रश्न बनाया गया था तब वो कहां पर था, तो जम्मू कश्मीर में था, है ना, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से काम करना है, अगर लद्दाख दिया रहेगा तो आपको लद्दाख लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में शरावती परियोजना चल रही है? ठीक है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। चलिए आंसर देख लेते हैं इस प्रश्न का। सही आंसर भी, यानी कि कर्नाटक राज्य में जो है शरावती जल विद्युत परियोजना चल रही है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, शरावती उस नदी का नाम है जो पूरी तरह से कर्नाटक में बहती है, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर एक फैक्ट क्लियर हो रहा है, शरावती नदी जो है वो कर्नाटक में ही बहती है। इसी नदी पर शरावती परियोजना चल रही है और भारत का प्रसिद्ध जोग जो झरना है, जोग झरना, जोग जलप्रपात इसी नदी पर बना हुआ। और यह प्रश्न अभी आरआरबी एनटीपीसी के 5 से 6 सेट में लगातार पूछा गया कि जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है। तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात, जिसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम गैरोसोप्पा जलप्रपात है। इसको गैरोसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। ये दोनों जलप्रपात जो है एक ही जलप्रपात के नाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जोग या गैरोसोप्पा जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। कहां पर है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर मैचिंग वाला प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पर जरूर गौर कीजिएगा। देखिए, ऑप्शन है फिरोजाबाद, यूपी में जो है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ऑप्शन बी है भागलपुर, जो कि बिहार में है, क्या रेशम के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सी है जालंधर, जो कि पंजाब में है, क्या खेल सामग्रियों के लिए फेमस है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है सांभर, जो कि राजस्थान में है, क्या हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए ये फेमस है। बताइए कौन सा इसमें से बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर डी, यानी कि जो सांभर राजस्थान में है वो हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही मैच है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता है। भागलपुर बिहार रेशम के लिए प्रसिद्ध है, और जो जालंधर है वो खेल सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सांभर जो है, सांभर एक झील है जो कि राजस्थान में पाई जाती है और नमक उत्पादन के लिए फेमस है। तो सर जो हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग है ये कहाँ की फेमस है, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सांगानेर और जयपुर राज्य प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, सांगानेर और जयपुर नामक स्थान जो है वो हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 5, पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर के क्षेत्र कवर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट में नहीं आता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न हो जाता है लोगों के लिए। तो देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या फिर राजस्थान, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको पूरा एक तरफ से सीक्वेंस वाइज बता देंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जो यहाँ पर पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि जो राजस्थान है वो पश्चिमी घाट क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन कौन से राज्य आते हैं, आइए क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए, पश्चिमी घाट की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो याद रखिएगा, तमिलनाडु नीचे से स्टार्ट कीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैला हुआ है आपका पश्चिमी घाट। 1600 किलोमीटर का यह क्षेत्र है। गुजरात से आगे मत निकाल दीजिएगा, गुजरात से आगे अगर आप भाग जाएंगे तो फिर आप राजस्थान में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और राजस्थान में जो आपका पश्चिमी घाट है वो नहीं आता है, गुजरात तक ही आपका पश्चिमी घाट रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो में ही हमने बताया है कि एक स्किंक नाम की सरीसृप प्रजाति जो है वो अभी हाल ही में पश्चिमी घाट में पाई गई, यानी सर्प की एक बहुत ही जहरीली प्रजाति जो है वो पाई गई है। कहां पर, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। सुबह वाली करंट अफेयर वाली वीडियो में हमने उसका फोटो भी दिखाया आपको और पूरी जानकारी भी उसके बारे में दी है, जरूर देख लीजिएगा। सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो हर एक यूनिट की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 6, इनमें से किस फसल के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा, फिर से आपसे नहीं पूछा गया है। तो कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी है दाल। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ए, यानी कि गन्ना के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो कृषि कर्मण पुरस्कार खाद्यान्न उत्पादन के लिए और राज्यों को गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज और तिलहन के लिए व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। कौन कौन सी फसलें, तो गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज और तिलहन, इन सारी चीज़ों के लिए जो है कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। गन्ना में कभी भी कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये पुरस्कार किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सर्वाधिक कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश ने ही जीते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, गन्ना के लिए कभी भी कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है बेतवा या फिर ऑप्शन नंबर डी है सोन। चलिए आंसर देख लेते हैं, राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है। देखिए, सही आंसर सी, यानी कि बेतवा नदी से संबंधित है राजघाट नदी घाटी परियोजना, और ये मध्य प्रदेश का प्रश्न बन सकता है आपके लिए। तो चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की एक अंतरराज्यीय बांध परियोजना, यानी एमपी और यूपी मिलकर के राजघाट बांध जो है बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थान चंदेरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर किया गया है। तो चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। और ये एक प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है, तो बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कुल रेशमी वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो आपके एमपी के भी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन नंबर डी है असम। तो बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरे भारत के उत्पादन का 50% रेशम तो स्वयं ही उत्पादन करता है। और एक हिंट आपको दे दें तो कॉफी के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है वो राज्य, हॉकी ना मानिएगा। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो कर्नाटक राज्य है वो पूरे रेशम उत्पादन का 50% अकेले ही उत्पादित करता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह राज्य हर साल औसतन लगभग 82 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का 50% है। ठीक है, तो याद रखिएगा 50% अकेले उत्पादित करता है कौन? कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक में दो ऐसे जिले हैं जिन्हें हम सिल्क सिटी भी कहते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। तो कर्नाटक में मैसूर और उत्तरी बेंगलुरु अपनी रेशम के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें सिल्क सिटी भी कहा जाता है। किसको? मैसूर और उत्तरी बेंगलुरु को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए, सागरमाला परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। देखिए, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, तेल निष्कर्षण के लिए, सड़क विकास के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं सागरमाला परियोजना के बारे में। सही आंसर है ए, यानी कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है सागरमाला परियोजना। देखिए, तो सागरमाला कार्यक्रम भारत द्वारा देश के रसद क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने की एक पहल है। कार्यक्रम में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अवसंरचना और निवेश को कम करने के लिए जल मार्ग और समुद्र की क्षमता को अनलॉक करने की एक परिकल्पना दी गई है। तो ये तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। चलिए हम आपको समझा देते हैं मुख्यतः कि सागरमाला परियोजना क्या है। तो देखिए, जो आपका समुद्र है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहीं पर परिवहन करते हैं तो समुद्र क्षेत्र के माध्यम से करते हैं, जो कि सस्ता भी पड़ता है ना। तो उन समुद्र क्षेत्र के जो आपके बंदरगाह है, इन बंदरगाहों को आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ यहाँ पर आ सकें, स्टे कर सकें, और मतलब जो वो माल लेकर के आ रहे हैं तुरंत का तुरंत सही सही जगह पर पहुंच जाए, माल कभी खराब ना हो, इन सब के लिए एक परियोजना चालू की गई है और उसी परियोजना को सागरमाला परियोजना कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, तो प्रश्न नंबर 10, भारत के किस राज्य का नाम 5 नदियों के नाम पर पड़ा है जो इस राज्य से होकर के बहती हैं? पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, या फिर गुजरात। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पंजाब राज्य जो है उसका नाम 5 नदियों के नाम पर पड़ा है जो कि इस राज्य से होकर के गुजरती हैं। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि पंजाब में कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं वही आपको याद कराना। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए, तो पंजाब भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक है, जिसके नाम की उत्पत्ति उन 5 नदियों से हुई है जो इस राज्य से होकर के बहती हैं। अब वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। तो देखिए, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और सिंधु। ठीक है, याद कीजिए एक बार फिर से, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और सिंधु, ये 5 नदियां हैं जो पंजाब से होकर के गुजरती हैं। अब देखिए, आज़ादी के बाद पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन अभी भी वही नाम बरकरार है। पाकिस्तान में भी पंजाब को पंजाब ही कहा जाता है। ठीक है, और भारत में भी पंजाब को पंजाब ही कहा जाता है। क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि 5 नदियां आज भी वैसे ही बह रही हैं जैसे आज़ादी के पहले बह रही थी। ठीक है, इस वजह से पंजाब का नाम आज भी पंजाब ही रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर की हम बात कर रहे थे। रोज सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आ जाते हैं। अति महत्वपूर्ण वो वीडियो है, सभी यूनिट को कवर करती है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम को कवर करती है, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हो, चाहे आपको आगे चल करके एमपीएसआई देना है। देखिए, करंट अफेयर अभी से ही कवर करते हुए चलिए, क्योंकि करंट अफेयर जहां तक एमपीएसआई या फिर पटवारी वगैरह के एग्जाम में दो, अब देखिए जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगे हैं तब से मान लीजिए अगर 15 दिन पहले की भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको डेली बेस पर करंट अफेयर पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोरोना टाइम खत्म होगा तो एग्जाम तो सारे होंगे, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, और यूपी में तो एग्जाम होने भी वाले हैं क्योंकि वहां पर लगभग कंट्रोल में है। ठीक है, और आपके मध्य प्रदेश में भी लगभग कंट्रोल हो ही रहा है। तो आपके एग्जाम तो होंगे और सारे एग्जाम होंगे, जो आपके एमपीएसआई है, पटवारी है, व्यापम के जो भी एग्जाम रहेगा, एमपीपीएससी जो भी रहेगी है, तो जितने भी ऑनलाइन एग्जाम है उनमें 15 दिन पहले की भी करंट अफेयर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि करंट अफेयर डेली बेस पर तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, तो यहां पर इस वाली क्लास में हम आपके लिए एमपी करंट अफेयर भी लेकर के आते हैं, डेली करंट अफेयर भी लेकर के आते हैं, स्टैटिक जीके का रिवीजन भी कराते हैं, साथ ही साथ में जो हम डेली आपको प्रश्न कराते हैं उसका रिवीजन भी करा देते हैं। तो एक तरह से पूरी आपकी तैयारी हो जाती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आपके हाथ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप डेली सुबह 7:30 बजे ये क्लास लेते रहेंगे। वीडियो और एनिमेशन, बिल्कुल फुल एनिमेशन और फोटो के साथ में वो क्लास लेकर के आई जाती है। ठीक है, तो जरूर लीजिएगा क्लास। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।